बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेस। उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आज एक नए शो को एंजॉय करने के लिए, नए हफ्ते का आगाज करने के लिए हमारे साथ हैं। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं जी आपका वीक अच्छा गुजरा होगा, वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा और आप नई एनर्जी के साथ मंडे के रोज तैयार होंगे कि आपने अपना पूरा वीक प्लान किया होगा। प्लान तो पूरा नहीं होगा लेकिन स्टिल मेक श्योर कि आपने वीक में जो जो सोचा है काम करने का वो आप कर लें। तो लेकिन हम सोच कर आए कि आज हमने आपको किस किस तरह से इंटरटेन करना है, आपको अच्छी खबरें देनी है, कुछ अफसोसनाक खबरें भी आज के शो में हम शामिल करने वाले हैं। सो लिहाजा स्टार्ट जी बिल्कुल स्टार्ट हम करेंगे। ये वीक थोड़ा सा टेंस हमारे लिए ज़रूर गुजरा सानिया मरी को लेकर, जिसके ऊपर इस वक्त मज़ीद डेवलपमेंट हो रही है। इसके हवाले से अल्फाज नहीं है हमारे पास कि हम किस तरह से कंडेम करें, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ऐसी आदत पड़ गई है ऐसे वाक़यात के होने की कि जिससे हर आए रोज़ एक ऐसा वाक़या होता है जिससे हुकूमती नाअहली और हमारी गैर जिम्मेदारी दोनों की वो शामिल होती है। सो बहसियत कौम यानी कि जिसमें हुकूमत भी शामिल है, जिसमें हम भी शामिल हैं, हम कोई कसर छोड़ते नहीं हैं ऐसी मिसाल बनाने की जिससे हमें जिसकी दुनिया भर में भी हमारी जो है वो अच्छी रिप्यूट ना रहे और फिर हमारे अपने अंदर भी बहुत सारे मसाइल इसकी वजह से रहें। सो सानिया मरी भी इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है। हुकूमत अहली और हमारी गैर जिम्मेदारी ने कितने बड़े साने को जन्म दिया और कितनी कीमती जाने ज़ाया हुई और इस पर अब इंतजामिया अगर हरकत में आ रही है तो इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि हम पहले इन चीज़ों के लिए तैयार खुद को क्यों नहीं रखते। इस पे आज हमने इन डिटेल बात करनी है और शो में बहुत कुछ होगा, सेगमेंट्स भी होंगे, लेकिन आगाज में आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। मलका कोहसार मरी की फिजा ताहाल सोगवार। इब्तिदाई रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश, अवाम और ज़िले इंतजामिया जिम्मेदार करार। 23 कीमती जाने ज़ाय होने के बाद वज़ीर आला पंजाब हरकत में आ गए। मरी को जिला का दर्जा देने का फैसला कर लिया। सानिया मरी पर हुकूमती इत्तेहादी भी ऑपोजिशन के हम कलाम। काफ लीग और GDA ने हुकूमत की कारकर्दगी पर कई सवालात उठा दिए। पार्लियामेंट के बाहर इख्तलाफात, पार्लियामेंट के अंदर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान आज अहम मुलाकात। कोरोना के बढ़ते केसेस ने खतरे की घंटी बजा दी। मस्बत केसेस की शरह 3 माह बाद 1000 से जायद हो गई। कराची में शराब 15% तक पहुंच गई। शहर कायद के बासियों का इंतजार खत्म, ग्रीन लाइन मुकम्मल फाल हो गई। शहरी आज से सुबह 7 बजे से रात 10 बजे सरजानी नुमाइश तक सफर कर सकेंगे। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में बात करेंगे मुस्तनसर हुसैन तार साहब से उनकी किताब प्यार का पहला पंजाब पर। जी जनाब, हेडलाइंस आपने जानी, अब बात करते हैं आज की बड़ी खबर के हवाले से। बड़ी खबर में सानिया मरी की ही हमने बात करनी है और क्या खूबसूरत एक शेर मेरे सामने लिखा है। वक्त करता है परवरिश, बरसों हादसा एकदम नहीं होता। ये बात बड़ी ज़बरदस्त है। पिछले कई सालों से ये हो रहा था और फिर ये हमने देखा कि ये हो ही गया। खैर सानिया मरी के हवाले से बात करें तो ये इसको खुशियों की वादी कहा जाता है, मलका कोहसार मरी कहा जाता है। इस वक्त हम में डूबी है। अब तक मासूम बच्चों समेत तकरीबन 23 अफराद सानिया मरी में जाँ बहक हो चुके हैं। शदीद बर्फबारी से जो निज़ाम ज़िंदगी है वहाँ पे वो दरहम बरहम है, बिजली अभी भी मुअत्तल है। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है और कई घंटे बाद मुकम्मल हुआ है। ये ISPR के मुताबिक अहम शाहराहों से जो बर्फ़ है उसको हटाकर ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया है। कुलडना और बाड़ियों को भी क्लियर कर दिया गया है। ताम राबिता सड़कों की क्लियरेंस के लिए इस वक्त भी काम जारी है, जबकि मरी और गलियात के दूर दराज इलाकों में जो बर्फानी तूफान में फंसे सयाह हैं उनको निकालने के लिए पाक फिजाइया की इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। दूसरी जानिब अपोजिशन की जानिब से सानिया मरी को हुकूमत की नाअहली और इंतजामिया की गफलत करार दिया जा रहा है और जुडिशल तहकीकात कराने का भी मुतालिबा किया जा रहा है। साथ साथ बात करें अपोजिशन की बयानबाजी अपनी, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या मरी में गुंजाइश से ज्यादा सयाहों की जो तादाद है वो पहुंचने पर वफाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों ने कोई मनसूबाबंदी की, कोई लाए अमल बनाया? क्या आवाम को मरी में दाखिल होने से रोका गया? क्या ट्रैफिक कंट्रोल मैनेजमेंट की गई? क्या अलर्ट के बाद कोई हिफाजती इकदाम किए गए? बल्कि उल्टा वफाकी हुकूमत मरी में बड़ी तादाद में सयाहों के पहुंचने का क्रेडिट लेती रही और इसे खुशहाली से जोड़ती रही।
और इस साने के बाद अफसोसनाक तौर पर सारी जिम्मेदारी सियाहों और अवाम पर डाल दी गई। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमेशा हम बात करते भी हैं कि वो सियाहत के फरोग पर जोर देते हैं और स्विट्जरलैंड की मिसालें देते हैं, लेकिन 3 सालों में मौजूदा हुकूमत ने मरी में सियाहत के फरोग के लिए क्या इकदाम किए हैं? क्या हुकूमत को पता है कि मरी में कितने होटल्स हैं, वहाँ रिहाइश की गुंजाइश कितनी है, सहूलियात कितने हैं, हर साल मरी में कितनी गाड़ियाँ दाखिल होती हैं, हर साल कितने शहरी मरी जाते हैं, सड़कों की सूरत हाल क्या है, क्लियरेंस मशीनरी कितनी है, इमदादी इदारों की सूरत हाल क्या है, साथ साथ वहाँ की जो इंतजामिया है वो क्या काम कर रही है, इमरजेंसी में जो इमदादी इदारों का रिस्पॉन्स है उसमें ताखीर की वजह क्या है? तो जवाब हम सबको पता है कि यकीनन नहीं में है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हो, वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी से वो मुकम्मल तौर पर मुतमईन दिखाई देते हैं और कहते हैं कि जी उस्मान बुज़दार ने ऐसे काम किए हैं जो किसी ने नहीं कही। जी हाँ, ऐसा काम अब तक किसी ने किया ही नहीं है जो हम बज़ाहिर अभी देख रहे हैं। मरी की सूरत हाल, क़यामत बरपाए, मासूम बच्चों समेत 23 अफराद मौत के मुंह में चले गए, मगर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को मामले की संगीनी का इल्म होने के बावजूद वो लाहौर में पार्टी मीटिंग्स कर रहे थे और ऑपोजिशन को टफ टाइम देने और नाराज अरकान को मनाने के मंसूबे बना रहे थे। बिल्कुल, साने के कई घंटे के बाद पंजाब हुकूमत और जो इमदादी इदारे हैं वो जागे, और वो भी क्या जागे कि फ़ौज की मदद लेनी पड़ी। हमारे सिविलियंस इदारे वंस अगैन इस काबिल नहीं थे कि इस सूरत हाल को टैकल कर सकते। इब्तदाई रिपोर्ट में बताया गया है कि मरी में हफ्ते की सुबह 8 बजे बर्फ़ का तूफान थमने के बाद इंतज़ामिया हरकत में आई, जबकि मरी और गिरदोनवा में मौजूद सड़कों की 2 साल से मुरम्मत नहीं की गई। ये तो हमें खुद भी पता है, चूँकि हम जाते हैं, हमने देखा है, कोई मुरम्मत नहीं की गई, एक वॉशरूम तक नहीं बनाया गया वहाँ पर आम लोगों के लिए। सारे मरी में गफलत के बाद पंजाब हुकूमत अब ऐसा लगता है कि जागी है। वज़ीर आला पंजाब ने एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दी है, मरी को ज़िले का दर्जा देने, जांबाक अफराद के लवाहिकीन को माली इमदाद देने, मज़ीद 2 थाने कायम करने। अब इस किस्म के इक़दाम तो किए गए हैं, लेकिन देखना यह है कि क्या ये इक़दाम रिलीफ दे पाएंगे यहाँ पर मौजूद अवाम को। हमारे साथ इस वक्त इमरान असर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, हमारे कोरेस्पॉन्डेंट हैं, उनसे ज़रा हम डिटेल्स लेते हैं। मुसलसल हमें आगाह रखे हुए हैं इमरान इस सारी सूरत हाल से। इमरान, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया सुबह। एक तो हम ताज़ा तरीन सूरत हाल आपसे जानना चाहेंगे। यकीनी तौर पर फ़िज़ा तो सोगवार है, और जो लोग चले गए इस दुनिया से उनको ना तो हुकूमत के 8-8 लाख, ना मरी को ज़िला दर्जा देने का और ना 2-2 नए थाने बनाने का फैसला वापस लाएगा, लेकिन मजबूरी तौर पर इस वक्त आप क्या देख रहे हैं, क्या अपडेट कर पाएंगे आप हमें? इमरान, बिल्कुल मरी से पूरे पाकिस्तान की जो सियाहत है उसका आगाज़ होता है और लोगों की बड़ी अच्छी अच्छी यादें इस मलका कौसार से वाबस्ता हैं। लेकिन ये जो जुमा गुजरा हमने देखा कि दर्दनाक अमवात यहाँ पर हुई, उसके बाद हुकूमत जो है वो हरकत में आई। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो जो है वो जुमे की शाम जो है वो तकरीबन 6 बजे शुरू हुआ, जिसमें सबसे पहले जो दाखिली रास्ते थे उनको बंद किया गया, लेकिन इसमें खासी ताख़ीर हो चुकी थी क्योंकि मरी का जो ट्रैफिक काउंट था उसको मुसलसल जो है वो मॉनिटर किया जा रहा था। 4000 गाड़ियां पार्क हो सकती थी, 1,30,000 गाड़ी जो है वो जब दाखिल हुई और ऊपर से तूफानी बर्फबारी की वजह से सारा मामला स्टक हो गया और हमने देखा कि लोग जो है वो अपनी कीमती जिंदगियां गंवा बैठे। उसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें आपने खुद कहा कि पाक फौज और हमारी फजाइया जो है वो इस सारे ऑपरेशन को लीड कर रही है। ऑलमोस्ट जो रेस्क्यूअर्स यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने जितने स्याह थे जो मैसूर होकर रह गए थे, लोगों ने 2 रातें जो है वो सर्दी में गुजारी और बच्चों के साथ यहाँ पर रहे। इंतहाई कठिन हालात से गुजरना पड़ा लोगों को। वो रेस्क्यू ऑपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे मुल्हिका रास्ते और जो राब्ता सड़कें हैं मरी और गलियात की, वहां पर अभी भी बर्फबारी मौजूद है और जिसकी वजह से जो मुकामी अफराद हैं उनको मुश्किलात का सामना है। पंजाब हुकूमत की अगर बात की जाए, वजीर आला पंजाब ने जो है वो तहकीकाती कमेटी कायम कर दी है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो है इसके कन्वीनियर मुकर्रर किए गए। 4 रुकनी कमेटी 7 रोज में जो है वो रिपोर्ट मुरतब करेगी और आज कमेटी का जो पहला रोज है वो मरी में गुजरेगा, जहां पर मुकामी इंतजामिया के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। जो लोगों ने आंखों देखा, हाल देखा, उसको भी जो है वो कलमबंद किया बताइएगा। जिस तरह से हमने देखा कि महकमा मौसमियात बार बार वार्निंग्स जारी कर रहा था कि इस तरह की सिचुएशन वेदर के हवाले से होगी, क्या आपको लगता है कि सारी जिम्मेदारी जब इंतजामिया और स्याहों पर डालना और उसके बाद अब चूंकि उस वक्त बर वक्त एक्शन तो नहीं लिया गया, जिस तरह से गाड़ियां दाखिल हो रही थी मरी के इलाके में हाई अलर्ट के बावजूद, तो इंतजामिया तो इस बात पे बड़ी खुश हो रही थी कि जी बहुत ज़्यादा स्याह और टूरिस्ट आ रहे हैं, तो अब जो ये जिम्मेदारी का तयन है ये रिपोर्ट के बाद तो होगा, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें इंतजामिया कहाँ स्टैंड कर रही है?
अर्मिला, बेसिकली ये जो थपकी थी ना, स्याहों की एक बड़ी तादाद जो है वो चली गई, इसी ने जो है वो ज्यादा शेयर किया इंतजामिया को कि जाने दो, लोगों को जाने दो। वो इतनी बड़ी तादाद में चले गए कि उनको संभालना जो है वो किसी के बस में नहीं रहा। इंतजामिया की अगर फुटिंग की बात की जाए तो ये जो 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई, इसके 8 TOR जो है वो मरतब किए गए। उसमें जो सबसे पहला TOR है वो है ही इस चीज पे है कि अगर मेट ऑफिस इतनी तूफानी बर्फबारी की जो है वो पेशन गोई कर चुका था, तो फिर इसके ऊपर कोई ज्वाइंट एक्शन प्लान क्यों तरतीब ना दिया गया? अभी तक की ये सूरत हाल है कि इंतजामिया ने। जी इमरान, आप हमारे साथ रहिए। हमें हसन खावर ज्वाइन कर रहे हैं, तर्जुमान हुकूमत पंजाब हैं, उनसे भी जरा से बात करते हैं। हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, आप इस पे अपना मौक़िफ़ तो हुकूमत पंजाब पहले दे चुकी है और जो एक्शन इनिशियली लिया गया है उस पर भी बात हो गई है। मेरा सवाल आपसे ये होगा कि जो रिपोर्ट जिम्मेदारों का तयन करेंगी, जो रिपोर्ट बताएगी कि ये लोग जिम्मेदार हैं इसके, उनके साथ क्या करेंगे आप, क्या इरादा है आपका? हसन साहब। हेलो जी, आपको आवाज आ रही है हसन? जी हसन साहब बोलिए। जी, मुझे अभी आपकी आवाज आई है। जी, मेरा सवाल हसन साहब ये है कि इनिशियली आपने हुकूमत पंजाब ने अपना मौक़िफ़ भी दिया है, जो कुछ ज़रूरी इक़दामात इस वाक़े के बाद आप ले सकते थे आपने लिए हैं। मेरा सवाल ये है कि जो रिपोर्ट अगर जिम्मेदारों का तयन करती है, जिसकी उम्मीद है कि रिपोर्ट आएगी, तो अगर जो इस वाक़े के जिम्मेदारान ठहरते हैं लोग, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करने का इरादा है हुकूमत पंजाब का? जी देखिए, इस तरह की जो इंक्वायरी कमेटियां होती हैं वो उसमें अंदर खुद बताया जाता है कि क्या नेग्लिजेंस का लेवल था, अगर नेग्लिजेंस हुई है, और उसके अंदर क्या कार्रवाई हो सकती है। उसके अंदर जाहिर है कि अगर तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस हो तो जो हमारे END रूल्स है उसके अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। अगर क्रिमिनल नेग्लिजेंस हो तो और भी चीजें हो सकती है, लेकिन ये रिपोर्ट आने के बाद डिपेंड करता है कि किस तरह की नेग्लिजेंस थी, अगर थी या क्या लैप्स था, और फिर अकॉर्डिंगली जो सिफारिशात होंगी उसकी रोशनी में ये कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, अभी तक कितनी डेवलपमेंट हुई है यहाँ पे जो रेस्क्यू वर्क है उसको लेकर? और दूसरी बात ये कि इट्स बीन 3 इयर्स, इसके बावजूद हमें हंगामी सूरत हाल के लिए हमारे जो सिविलियन इदारे हैं वो कारकर्दगी नहीं दिखा पाते। हमें फौज की जानिब जाना पड़ता है, फौज को बुलाना पड़ता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, एक तो मैं आपको ये बताऊं कि फौज जो है या रेंजर्स हैं या जो हमारी अस्करी जो भी एजेंसी है वो भी हमारे मुल्क की हैं। ठीक है। और कुछ जगह पे उनको बिल्कुल बुलाना पड़ता है क्योंकि उनके पास स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज भी बहुत दफा होती है, बहुत जगह ज्यादा ट्रेन वर्कफोर्स भी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिविलियन इदारे जो है वो पीछे हट जाए। इधर भी मैं आपको बताऊं कि हमारे पास कई सिविलियन इदारे भी मदद कर रहे थे और जाहिर है कि फौज ने भी हमारी मदद की है, और जो सिविलियन इदारे थे उसमें 1122 ने बड़ा खातिरख्वाह काम किया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बहुत खातिरख्वाह काम किया, हमारी जो प्रिवेंशन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी थी वो भी वहाँ पे मौजूद थी, तो कई, और पुलिस और इंतजामिया तो जाहिर है कि उनका काम है वो भी वहाँ पे थे। तो ये कई एजेंसियां जो थी वो मिल के काम कर रही थी। और वैसे भी जब बरी में इस तरह का जब भी कोई मसला बर्फबारी का पड़ता है या स्नोफॉल होती है तो हमारे जो 5 इदारे हैं, ट्रैफिक पुलिस 1122 इंतजामिया और ये सब मिल के काम करते हैं। लेकिन फिर भी जो मरी के स्पेशल कमांडर होते हैं उनसे भी ये रास्ते में रहते हैं, जिससे जाहिर है कि उन लोगों का भी अपना मिलिट्री का भी वहाँ पे काफी इन्फ्लुएंस और उनकी बड़ी एस्टैब्लिशमेंट है। तो ये इंटरएजेंसी कोऑर्डिनेशन है और इसी तरह से इसको हम बेहतर तौर पे। ठीक हो गया। हसन साहब, एज पर आर इंफॉर्मेशन ये बार बार कहा जा रहा था, वेदर रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि ये सारे मामलात हैं इस तरह का, तो जब टूरिस्ट दाखिल होते हैं ऑब्वियसली इंतजामिया को मेरे ख्याल से आइडिया होता है कि जब इतनी बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं तो क्या उस जगह की इतनी कैपेसिटी है, क्या वो इतने लोगों को केटर किया जा सकता है, चाहे वो होटल्स हों या दीगर मामलात हों। तो क्या इसके बावजूद इस चीज़ को नज़रअंदाज किया गया कि यहाँ पर इतनी कैपेसिटी नहीं है, जितने टूरिस्ट इस इलाके में दाखिल हो रहे हैं इतनी टफ वेदर कंडीशंस के बावजूद, तभी इतनी बड़ी नेग्लिजेंसी की वजह से इतनी कीमती जानें ज़ाया हुई? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक जो सामने आए हैं शवाहिद या जो उनका बयान सामने आया, लोगों का बातचीत भी हुई, गुजरात ने कल बहुत लंबी मीटिंग भी ली, उसके अंदर कुछ बातें सामने आई। बुनियादी तौर पे ट्रैफिक का काउंट रखा जा रहा था और पिछली दफा का जो एक्सपीरियंस था वो भी मद्देनजर रखा गया। न्यू ईयर्स के ऊपर जो ट्रैफिक आई उसको भी कंसिडर किया गया और उसके बाद इंतजामिया ने जहाँ मुनासिब समझा वहाँ पर ट्रैफिक की एंट्री सील कर दी और वहाँ पे ट्रैफिक जाना बंद हो गई। अच्छा, अब वो जो गाड़ियाँ अंदर थी वो इतनी थी, बकौल जो हमारे इंतजामिया का तरफ से बयान आया है, जो पिछली दफा के ट्रेंड को देखते हुए मैनेज की जा सकती। वो जो एक पैच था वहाँ पे 4 कार्स से भी ज्यादा बर्फबारी हुई और ये जो हादसा हुआ
ये इस तरह का हादसा था कि अगर ट्रैफिक कहीं 1 घंटा भी फंसी रहे तो फिर भी ये हादसा हो सकता है। तो हसन साहब, आप ये कह रहे हैं कि आपकी इंतजामिया के मुताबिक 1.25 लाख गाड़ी मैनेज की जा सकती थी, आपकी इंतजामिया ये कह रही है? नहीं, वहां पे मौके पे उस वक्त 1.25 लाख गाड़ी नहीं थी, कम थी। नहीं, टोटल अगर 3 दिन में 1.25 लाख एंटर हुई है। वैसे तो हमारी मालूमात के मुताबिक 4 से 5 हजार गाड़ी की कैपेसिटी है पार्क होने की वहां पे, और उस वक्त तकरीबन कोई 25,000 के आसपास गाड़ियां रिपोर्टेडली मौजूद थी। इमरान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे कंफर्म भी कर लेता हूँ। जी हसन साहब। नहीं, ये आप बिल्कुल ठीक है। मैं एक बार बात करना चाहता हूं कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो हादसा हुआ ना, ये हादसा ऐसा नहीं था कि लोग सर्दी में ठिठुर के खुदा ना खास्ता मरे। ये उनका जब गाड़ी का एग्जॉस्ट लॉक होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के लेवल बढ़ते हैं, और खुदा ना खास्ता इस अवेयरनेस भी देनी चाहिए। इस तरह का हादसा 1 घंटे के दिन के वक्त भी फंसी ट्रैफिक में हो सकता है अगर बर्फबारी ज्यादा हो जाए। नहीं, वो ना सोते ना हसन साहब, अगर उन्हें 36 घंटे खड़ा ना होना पड़ता, वो ना सोते ना, वो जागते रहते। जब उनको कोई मदहोशी के आलम में वो गए थे, जब उन्हें वो कार्बन मोनोऑक्साइड उनके दिमाग को चढ़ी थी, अगर वो एक आम आदमी, क्योंकि हम भी गाड़ियों में हीटर लगाते हैं, समटाइम्स सफोकेशन फील होती है, आप भी लगाते होंगे, तो हम शीशा खोल देते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि इस पे अवेयरनेस बड़ी जरूरी है। ये होता ये है कि जब आप गाड़ी में खड़े हैं और बर्फबारी हो रही है तो कई दफा अंदाजा नहीं होता कि गाड़ी का जो एग्जॉस्ट है वो ब्लॉक हो चुका हुआ है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये 1.5-2 मिनट के अंदर गाड़ी के अंदर अगर आपका एग्जॉस्ट बंद हो तो इतना लेवल बिल्डअप होता है कि आप बेहोश हो सकते हैं। और जो मतलब इस पे जो शवाहिद है वो ये बताते हैं। चले, वो तो आई एक्सेप्ट दैट साइंटिफिक। जी, मेरा सवाल सिर्फ ये था, आपकी जो इंतजामिया के हवाले से आपने पॉइंट उठाया कि आपकी इंतजामिया का फिल वक्त ये कहना है कि उस वक्त जितनी गाड़ियों को अलाउ किया गया उनकी कैपेसिटी थी कि उनको जाने दिया जाता, इसलिए जाने दिया गया। आप ये बात कर रहे हैं, ऐसा ही है? जी, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये तो एक मौकफ है ना, आप इसीलिए इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई है। इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके ऊपर ये सारी चीज बेस करती है, और उनको देखना क्लोजली बहुत ठीक है। मैं आपकी इजाजत से मैं जरा इमरान असगर हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, हमसे मैं जरा पूछ लेता हूं। इमरान, ये जो कैपेसिटी की बात है, आप तो इतने अरसे से इस पूरे एरिया को ही कवर करें और मरी को खास तौर पे, तो आपकी क्या मालूमात है ये कैपेसिटी के हवाले से? इंतजामिया ने जो इब्तदाई मौक़िफ़ अपनाया है, जो हसन साहब ने हमें बताया है, ये दुरुस्त है कि जितनी गाड़ी की गुंजाइश थी उतनी ही गाड़ियां जाने दी गई अंदर? इमरान, इसमें ऐसा है कि इंतजामिया की जानिब से एक ट्रैवल एडवाइजरी जो है वो जारी की जा रही थी, लेकिन देखना यह पड़ेगा कि हमारे जो सयाह हैं वो किस हद तक इन्फॉर्म्ड होते हैं ट्रैवल एडवाइजरी के हवाले से। इंतजामिया को होना तो ये चाहिए था कि 4,000 या 5,000 से जब ऊपर एक्सेस हुई गाड़ियों की, आपको फौरी तौर पर पंजाब हुकूमत को एतमाद में लेना चाहिए था। इसमें कोई शक नहीं है कि डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर खुद से ये फैसला नहीं कर सकते कि मरी के दाखिली रास्तों को बंद कर दिया जाए, लेकिन एटलीस्ट वो पंजाब हुकूमत को आगाह कर सकते थे कि खुदारा सयाहों की बड़ी तादाद वहां पर जा रही है, इतना बड़ा इंतजाम नहीं है, और ये पहाड़ी इलाका है, कोई बहुत बड़े हाईवेज यहाँ पर मौजूद नहीं है। ऑटोमेटिकली जब लोगों ने रश किया तो जो जाने वाली और आने वाली साइड थी वो दोनों आमने सामने बिल्कुल खड़ी होगी। और दूसरा, हसन हावर साहब से मैं ये कहूंगा कि जो आप तहकीकात कर रहे हैं उसमें आप काइंडली जो न्यू ईयर नाइट थी उसकी जो स्टैम्पीड है उसको आप देखें कि इंतजामिया की नाअहली का ये आलम था कि माल रोड पे लाखों लोग जमा थे, और फिर पुलिस को बाकायदा तौर पर लाठी चार्ज करना पड़ा, क्योंकि मीनारे पाकिस्तान वाला जो वाकया था बिल्कुल वो रिपीट होने जा रहा था। पहली दफा हुआ नहीं, हमें मालूम है। हसन साहब, आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए, एक तो हतमी तौर पे कब तक हम इसके नताइज तक पहुंच सकेंगे? इमरान ने भी आप पे स्टैम्पीड का भी सवाल उठाया न्यू ईयर के हवाले से, और दूसरा मेरा एक छोटा सा पॉइंट उस होटल माफिया के हवाले से भी है जिसने 50-50 हजार रुपए का कमरा चार्ज किया उन मजबूर लोगों को। इनके खिलाफ भी हसन साहब एक्शन करें ना, इनसे पूछे जो लोग होटल्स बना के बैठे हुए हैं, इनसे पूछें कि ये इतनी ज्यादती क्यों करते हैं, और ये ज्यादती कहीं ना कहीं हमारे आपके सबके साथ होती है। अगर हम कहीं फैमिलीज के साथ जाएं, हम तो गुजरते रहते हैं इस सारी सूरत हाल से। इस पर भी जरा काइंडली अपना मौक़िफ़ दीजिए। मैं बिल्कुल जी दोनों बातों पर बता दूं। देखिए, जो पहली बात इमरान साहब ने की और आपने की, ये वज़ीर पंजाब ने जो इंक्वायरी कमेटी बनाई है वो इसीलिए बनाई है कि इन चीज़ों की वेरिफिकेशन की जाए और ये देखा जाए कि इंतजामिया का जो मौक़िफ़ है वो किस हद तक दुरुस्त है और क्या मज़ीद चीज़ें हैं जिनको देखना चाहिए। और 7 दिन के अंदर ये कमेटी जो है इसको हदायत हुई है कि ये अपनी रिपोर्ट जमा करवाई। बाकी आपने जो होटलों के हवाले से सवाल किया, इसका भी वज़ीर पंजाब ने बहुत नोटिस लिया है, और चूंकि लोगों को शिकायत आई है और आपको पता है कि पिछले कुछ सालों में मरी बहुत इन्वेस्टमेंट आई है,
जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट आती है वैसे वैसे जो हुकूमत का किरदार है रेगुलेशन के हवाले से वो बढ़ता है और वो करनी चाहिए। और आपको पता है मेरे पास टूरिज्म का पोर्टफोलियो भी है, मैं समझता हूँ कि इसको ठीक करने में मेरी भी जाती जिम्मेदारी भी है और हम लोग इसके ऊपर एक अर्जेंट मीटिंग भी चाह रहे हैं और ये देख रहे हैं क्योंकि हमारा जो कवानीन 1976 के हैं, अब हमने उन्हें मॉडर्नाइज कर ये बड़ा तारीखी काम आप करेंगे हसन साहब, अगर आप ये कर ले और काइंडली कर जाएं, ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरह लोगों को वहाँ पे ब्लैकमेल किया जाता है और ऐसे मौक़ों पे किया जाता है, अगर आपकी हुकूमत इस हवाले से कोई रेगुलेशन बना दे और आपकी मकामी हुकूमत उसको इन्फोर्स करने में अपना किरदार अदा करे तो मेरे ख्याल में इट्स डूएबल। हुकूमत के लिए क्या मुश्किल है जी करना, ये किया जा सकता है। तो आपका बहुत शुक्रिया जी, आप दोनों शख्सियात का, इमरान असगर से रिपोर्टर और हसन खावर साहब हमें हमारे साथ मौजूद थे और कार्बन मोनोऑक्साइड के हवाले से बात कर रहे थे कि ये कितनी जहरीली गैस है, ये कितनी तेजी के साथ गाड़ी में बैठे इंसान को मौत की वादी में पहुंचा सकती है। इस हवाले से अमेरिकन एक न्यूज़ चैनल ABC की एक खुसूसी रिपोर्ट है, आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं, उस हवाले से अपडेट करते हैं। रिपोर्ट आपने देखी कि कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी तेज़ी से आपको नुकसान पहुंचा सकती है अगर आप अपने गाड़ी में इसकी जो प्रेजेंस है, अगर ये हीटर या एग्जॉस्ट नहीं चल रहा तो किस तरह से ये आपको गिर में ले जाके अल्लाह ना करे आपकी मौत भी वाक़या हो। इसका माहिरीन ने हल ये बताया कि जब भी हीटर लगाएं हल्का सा शीशा खोल दें गाड़ी का ताकि ऑक्सीजन पास होती रहे, ये बहुत ज़रूरी है। ये हमने आपको आपके अवेयरनेस के लिए बताया क्योंकि इंतजामिया के हालात आपके सामने, अपनी हिफाजत खुद करना सीखें। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। बात करेंगे मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह के हवाले से, तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और अब वो बढ़कर 3.66% तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता हफ्ते से कोरोना केसेस 1000 से तजावुज़ भी करते जा रहे हैं। मुल्क में कोरोना वायरस की किस्म जो ओमिक्रॉन है उसके फैलाव की शरह सबसे ज़्यादा है और इसका असर कराची में देखा जा रहा है और ज़्यादा शरह कराची में ही रिकॉर्ड की जा रही है जहाँ पॉजिटिविटी की रेशो 15% से भी बढ़ गई है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची में ओमिक्रॉन वेरिएंट की शरह 87% से भी ज़्यादा यानी कि तजावुज़ कर चुकी है। कराची में सबसे ज़्यादा कोरोना केसेस की जो ज़िला मशरक़ी में सामने आया है, जबकि जिसके बाद दूसरा सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होने वाला ज़िला है वो जनूबी है। इसी पर हम बात करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल बारी खान मौजूद है, CEO इंडस हॉस्पिटल सीनियर हैं डॉक्टर अब्दुल बारी साहब। उनसे हम बात करते हैं और उनसे हम पूछते हैं, डॉक्टर साहब वेलकम टू एक्सप्रेसो। कोई नई चीज़ नहीं है और अभी ऑफ एयर भी जब आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा कि एक्सपेक्टेड था कि ये सर्ज आना है, लेकिन यहाँ पे अब मेरा सवाल ये होगा कि क्या ये सर्ज यहीं पे आपको रुकता नजर आता है? अप टू 15% यू सी इट्स गोइंग टू रेज और इसमें 87% ओमिक्रॉन है जो कि बहुत तेजी से फैलता है, यानी कि ट्रांसमिट जल्दी होता है। तो आप आगे क्या देख रहे हैं डॉक्टर साहब इस सूरत हाल में? अभी तो नंबर्स बढ़ेंगे और सिर्फ कराची नहीं, फिर इसके अलावा दूसरे शहरों में भी जाएगा ये, क्योंकि ये अब तो ग्लोबल विलेज है दुनिया, तो ये आगे बढ़ता है। एक्सपेक्टेशन थी, फिर जो कि आपको पता ही है कि दिसंबर जनवरी हमारे मुल्क में शादियों का सीजन होता है, बाहर से लोग छुट्टी करके आते हैं और ये वहाँ से फिर एक दफ़ा कम्युनिटी में आ जाए तो वो फिर खुद ही फैलता रहता है। तो ये एक्सपेक्टेशन थी। बस बात यही है कि हमको जो है ना, जब अक्टूबर के बाद से हालात बेहतर होने शुरू हो गए थे तो हमको कंप्लेसेंसी आ चुकी थी हम सब के अंदर। लेकिन मेरा एक मैसेज यही है कि सबको देखें, जब तक कि ये दुनिया में ये एंडेमिक ना हो जाए, पेंडेमिक ख़त्म ना हो जाए, एंडेमिक ना हो जाए, हमको एहतियाती तदाबीर के साथ रहना होगा। हमको जब तक इसके साथ जीना सीखना होगा। जब ये पेंडेमिक ख़त्म हो जाएगा फिर हम कुछ रिलैक्सेशन कर देंगे। ये पीरियड्स आते रहेंगे, सर्जेस आती रहेंगी, बीच में ये जो गैप आता है हमको उसके अंदर। और दूसरी ये है कि वैक्सीनेशन जो है ना, अभी भी हमारी बहुत जो फुल कंप्लीट वैक्सीनेशन जो है वो अबाउट 45% 49% के करीब है। जिनको डबल डोजेस लग चुकी हैं, सिंगल डोजेस ये मतलब ये कंप्लीट जो है ना 29% है, लेकिन सिंगल डोज वाले अगर मैं मिला दूं तो 49% आता है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा ये वैक्सीनेशन लगवा लें और जिनका बूस्टर आ गया वो भी बूस्टर लगवा लें। इसका तरीका यही है। क्या कतई कलामी की माजरत, क्या ये जो सर्ज इन ओवरऑल इशू है ये हॉस्पिटल्स को भी प्रेशराइज कर रहा है और हॉस्पिटल्स के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है या लोग हॉस्पिटल्स नहीं जा रहे या कम जा रहे हैं? क्योंकि लोगों ने टेस्ट करवाना चूंकि कम कर दिए थे सिम्टम्स की सूरत में, इसलिए मेरा ये सवाल है।
देखिए अभी एक तो ये है कि ओमिक्रॉन वैसे भी जो दुनिया भर में भी जो उसका वो बिहेवियर रहा है कि ये विरलेंट तो है, बहुत ज्यादा फैलता, बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है, लेकिन विरलेंट नहीं है या ज्यादा सीरियस इशू नहीं है इसके अंदर। तो ज्यादातर लोगों को माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और वो जो है ना घरों पे सेटल हो जाते हैं, और इसलिए अभी हॉस्पिटल्स पे लोड नजर नहीं आया। लेकिन ये जब हमारी एक्सट्रीम ऑफ एज पे जब जाएगा और जिनको खास तौर पर जिनको कोमॉर्बिड्स होंगे, जो डायबिटिक्स या हाइपरटेंसिव वगैरह होंगे, जिनको कैंसर होगा, तो फिर उनमें अगर खुदा न खासा जाता है तो फिर हॉस्पिटल पे लोड बढ़ेगा। तो इसको मॉनिटर किया जा रहा है हॉस्पिटल की सिचुएशन को डेली बेसिस के ऊपर, और उसी के बेसिस पे अगर कोई हुकूमत को कोई सख्त फैसले करने होंगे तो हॉस्पिटलाइजेशन पे लोड अगर बढ़ेगा तो हुकूमत फिर कुछ फैसले करेगी। अभी कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन एहतियात मास्क को आप अपना लिबास का जुज़वी मतलब लाजमी जुज़ बना लें, लाजमी जुज़ बना लें, उसको हमेशा पहनने रखें। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने खुद भी कहा कि अभी फिलहाल उतना अल्लाह का शुक्र है कि उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी या हॉस्पिटल्स पे उस तरह का प्रेशर नहीं है, लेकिन जब हम बात करें बहुत सारे, आपने क्या ये ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है या जिनकी वैक्सीन की एक डोज हो चुकी है, उनको ये वेरिएंट उन पर इम्पैक्ट डाल रहा है? इस हवाले से कोई रिपोर्ट्स अगर आपके पास हो? जी डेफिनेटली। देखें इनमें जो जिनको वैक्सीनेटेड हैं उनमें भी लोगों में हुआ है और मेरे अपने जानने वालों को हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल माइल्ड हुआ है, बस मामूली सा किसी को एक्सपोजर हुआ और उसने जो है ना फैमिली में हुआ। शादियों में जैसे बहुत सारे कुछ शादियों में मैं भी गया था तो लोगों ने वहाँ से, मैं हालांकि मैं मास्क पहना रहा हूँ, और वहाँ पर लोगों से मैसेज आना शुरू हो गया कि जी हम फैमिली हो गई, आप लोग भी एहतियात करें, आइसोलेट करें। तब लोगों ने टेस्ट कराया तो कुछ लोगों को जो कि वैक्सीनेटेड थे उनको भी हुआ, लेकिन उनको कोई सिम्टम्स नहीं थे, ये सिर्फ एक्सपोजर की वजह से हुआ था। या सिम्टम थे भी तो बहुत माइल्ड थे, लेकिन जो वैक्सीनेटेड नहीं है उनको जरा सिम्टम्स उनके मुकाबले में ज्यादा सीरियस किस्म के आए हैं, लेकिन वो भी मॉडरेट किस्म के हैं। हॉस्पिटलाइजेशन पे अभी लोड नहीं है, मैं डेटा डेली बेसिस पे देखता रहता हूँ, तो अभी इतना वो लोड नहीं आया, लेकिन ये हमको समझना चाहिए कि ये बढ़ेगा और इसके ऊपर और बाकी शहरों में भी जाएगा। ठीक है, इसमें जो कोविड में क्वारंटीन फिनोमेनन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हमने तो पहली दफा क्वारंटीना का लफ्ज ही कोरोना के आने के बाद सुना। तो क्या ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, एज यू सेड, इतना ज्यादा ये ट्रांसमिट तो जल्दी हो रहा है, डैमेजिंग उतना नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन दूसरी जानिब क्या इसके लिए क्वारंटीन उतना ही चाहिए? अगर कोरोना हो गया तो 14 दिन या कम से कम 9 से 10 दिन? डॉक्टर साहब 9 से 10 दिन का करना पड़ेगा, और वो डिपेंड करता है कि सिम्टम्स के ऊपर भी। अगर सिम्टम्स कुछ लोगों को ज्यादा दिन तक रहते हैं तो जब तक सिम्टम्स खत्म हो जाएं उसके 3 दिन बाद तक आपको रखना चाहिए, वो चाहे 8 दिन हो, 9 दिन हो, या 10 दिन हो, या 12 दिन हो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, अभी मैंने एनसीओसी की ट्वीट खोली हुई है जिसमें जो रीसेंट फिगर्स हैं 4 घंटे पहले जो उन्होंने शाये किए हैं, उसमें टोटल टेस्ट 45,000, जबकि पॉजिटिव केसेस 1,649, 3.66 3.66% पॉजिटिविटी, जबकि जो डेथ्स हैं वो सिर्फ 3 हैं। सिर्फ 3 से मुराद ये इंसानी जान तो एक भी कीमती होती है, लेकिन चूंकि हमने बहुत बड़ी तादाद में देखी है तो इसलिए मैं सिर्फ का सिगा इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोविड की रेशो बड़ी भी है तो डेथ टोल अपनी जगह पे ही है, ऐसा ही है डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, डेथ टोल वैसी है। देखें अभी भी अगर आप देखें उस डेटा के अंदर कोई 600 के करीब लोग ऐसे हैं जो कि हॉस्पिटल्स में हैं, जो डेल्टा वेरिएंट के ज्यादातर हैं। अच्छा। जो कि आईसीयूज में हैं या आईडीयूज में, सीरियस जिनको आप कहते हैं, तो उनमें से बहुत सारे लोग जो है ना ये इक्का दुक्का करके डेली बेसिस पे जिनका वक्त आ गया होगा वो अल्लाह के पास जाएंगे, तो ये रहेगा। तो इसमें अगर कोई ज्यादा चेंज आता है तो फिर आदमी को किसी दिन ये ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये अभी वही डेल्टा वेरिएंट वाले हैं। ओमिक्रॉन वालों का अभी कोई ऐसी डेथ नहीं आई है। ठीक है। और दूसरी जानिब मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, सिंध हुकूमत ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर भी, मैं एक न्यूज़ स्टोरी सुन रहा था, कंफर्म भी बल्कि आप कर दीजिएगा, कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी, सरकारी में तो वैसी है, वैक्सीन पहुंचाई हैं और ये कहा है कि आप कोई कीमत अदा ना करें, वैक्सीन लगवा लें। इस इक़दाम को देखते हुए और दीगर अब तक जो खास तौर पर कराची वगैरह में इक़दाम किए गए हैं, बीइंग हेल्थ प्रोफेशनल मुतमईन है आप? ठीक इक़दाम हैं या ज़्यादा एग्रेसिव होना पड़ेगा? नहीं जी बिल्कुल सही है। और एक और जो चीज, क्योंकि टास्क फोर्स के अंदर भी उस दिन मीटिंग हुई थी, उसके अंदर भी ये हुआ था कि एक जो डेटा एनालिसिस के अंदर जो आया, जिसके अंदर वो ये था कि जी हमारे
जो खवातीन हैं, जो नॉन वर्किंग हाउस वाइफ्स हैं, उनके अंदर वैक्सीनेशन का रेशियो बहुत कम था। और ये फैसला किया गया था कि लेडी हेल्थ वर्कर्स को यूज करके और ये उनको यूज किया जाए, उनको ट्रेन कर दिया गया है और हाउस टू हाउस जहाँ पर हाउस वाइफ्स हैं उनको वैक्सीनेट किया जाए, क्योंकि वो उन्होंने का वैक्सीनेशन रेशियो बहुत कम है और ये बहुत अच्छा इकदाम है। और मेरे ख्याल में तमाम चाहे वफाकी हुकूमत हो, NCOC हो और तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो है ना, इस मामले में हमको उनकी तारीफ करनी चाहिए कि जी बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर रहे हैं। और ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का जो सिलसिला चल रहा है, इसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो रिस्पांस है और पाकिस्तान के पर अल्लाह ताला की मेहरबानी के बाद ज्यादातर तो वही है। ये इस मैकेनिज्म ने काफी कंट्रोल में रखा था इस मुल्क के अंदर। ठीक है, वैक्सीन एक ऐसी चीज है जिसको बहुत से लोगों ने इसके हवाले से बहुत सारे उनके ख्यालात मौजूद हैं और हम बड़ी मुश्किल से अगर हमने 50% भी कर लिया, मुझे तो पता नहीं कि डॉक्टर साहब बड़ी अचीवमेंट लगती है कि हमारी कौम ने 50% तो वैक्सीन लगवा ली, लेकिन इस मजीद जो 50% रह गए हैं, ये पहले से बहुत मुश्किल भी है इन तक पहुंचना, इनको वैक्सीन लगवाना, क्योंकि या तो ये वो लोग हैं जो वैक्सीन लगवाना नहीं चाहते या ये वो लोग हैं जिन तक हम वैक्सीनेशन का सिस्टम पहुंचा नहीं सके। तो इसके लिए आपके पास क्या तजवीज़ है, इनको कैसे मुमकिन बनाना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड हो जाएं? देखें, इस पे जैसे गवर्नमेंट में भी कुछ इकदाम कर रहे हैं और इसके लिए कुछ थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ेगी हुकूमत को भी। कुछ चीज़ें जैसे हमने पहली दफ़ा कुछ ऐसे पहले आपको याद होगा जब बिल्कुल ही नई लोग कर रहे थे तो एक एडवाइस ये गई थी कि सिम को ब्लॉक कर दिया जाए जिनका वो हो, जिसकी वजह से आपने देखा था एकदम लोग जो है ना मीलों लाइनें लग गई थी। लोग अपने वालिदैन की वजह से, अपने बुजुर्गों के डर की वजह से नहीं लगा रहे थे, लेकिन सिम के बंद होने के डर से बहुत लोग निकल आए थे। तो ऐसी किस्म की कुछ चीजें करनी पड़ेंगी क्योंकि उसका अनफॉर्चुनेटली रिएक्शन भी आता है। ये सख्त इकदाम गवर्नमेंट को करने होते हैं जब हम लोग हैसियत सिटीजन। पिछले दिनों में डॉक्टर साहब हमने देखा ये बड़ी एक रूटीन बन गई थी कि आप रेस्टोरेंट्स के अंदर नहीं जा सकते थे, हमें खुद कई दफा रोक लिया जाता था, फिर वो सर्टिफिकेट हम दिखाते थे। टोल प्लाजा के ऊपर बड़ी चेकिंग की जा रही थी, लेकिन हुकूमत ने भी ये सारी चीजें विद द टाइम लिफ्ट कर ली और अभी दोबारा से इनको नहीं लेके आई है ओमिक्रॉन के आने के बाद। यू थिंक कि ये दोबारा से होनी चाहिए, इनको स्टार्ट करना चाहिए? डेफिनेटली देखें, इसको SOP को जो है ना इसके ऊपर मुस्तकिल अमल करना चाहिए, इसके बगैर नहीं। रेस्टोरेंट्स के अंदर भी, और देखें अगर नहीं करेंगे ना, हम बिहेव नहीं करेंगे ना, तो फिर हुकूमत को ऐसे सख्त फैसले करने पड़ेंगे। और फिर उसके बाद लोग जो है ना फिर उसके बाद एहतजाज करते हैं कि जी आपने बंद कर दिया। कि अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करेंगे तो कोई भी हुकूमत नहीं चाहती कि जो है ना उसके इकोनॉमी के, क्योंकि इकोनॉमी का इम्पैक्ट हुकूमत के ऊपर भी आता है ना। अगर क्यों जब इकोनॉमी नहीं चलेगी, टैक्स नहीं आएगा, हुकूमत के ऊपर भी आएगा। तो इसलिए हम सबको इंडिविजुअली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करनी होगी, तब जाके हम इस पे कंट्रोल कर सकेंगे। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अब्दुल बारी हमारे साथ मौजूद ही इंडस हॉस्पिटल। कोविड के हवाले से कराची में इसकी रेशो बहुत ज्यादा है, इसके साथ साथ ओवरऑल नेक्स्ट इज लाहौर। यस, अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो फॉर गॉड सेक वैक्सीनेशन करवा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, असीवियत थी। लेकिन जनाब वैक्सीनेशन जरूर कराएं, एहतियात करें, मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर पहले जैसे शादियों में नहीं जाएं, कम जाएं, ना जाएं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे शोराफा गीत गाने वाले गुलकार इखलाक अहमद के मद्दा। आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। 1946 में पैदा होने वाले इखलाक अहमद ने 70 और 80 की दहाई में पाकिस्तानी फिल्मों में अपनी मसूर को नवाज का जादू जगाया। खूबसूरत, मुनफरिद और ज़बरदस्त किस्म का वोकल टोन रखने वाले इखलाक अहमद साहब आज हम में नहीं है, लेकिन उनका फ़न हम में ज़िंदा है। आज हम उनके गीतों को याद कर रहे हैं और हर एक गीत जो इखलाक अहमद साहब ने गाया वो आज भी उतना ही भला लगता है सुनने में जितना उस वक्त लगता था। सो हम उनकी रूह की साले सवाब के लिए दुआ भी करते हैं और उन्हें खिराज तहसीन भी पेश करते हैं हमें एक अरसे तक एंटरटेन करने के लिए। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब वक्त हुआ चाहता है हमारे सेगमेंट निकले तेरी तलाश में का, जिसमें आज वकार अहमद मलिक बात करेंगे द लेजेंड मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से। उनकी किताब प्यार का पहला पंजाब, इट्स अ डिफरेंट टाइटल। देखते हैं कि इस किताब में क्या है आज के निकले तेरी तलाश में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। और निकले तेरी तलाश में इस दफ़ा जो किताब है जिस पे हमने तारड़ साहब से बात करनी है, बड़ी खूबसूरत एक किताब, बड़ी खूबसूरत किताब का नाम
प्यार का पहला पंजाब। और प्यार का पहला पंजाब का एक सफ़ा है जिस पे मुनीर न्याजी साहब को कोट किया है तार साहब ने, उनकी मशहूर ज़माना नज़्म कि एक दिन रहें बसंत में, एक दिन जिएं बहार में, एक दिन फिरें बेअंत में, एक दिन चलें खुमार में। और इस तरह ये नज़्म चलती है, एक दिन किसी दियार में। आगे तार साहब ने इसमें एक इजाफा किया है कि एक दिन रहें पंजाब में। तो बहुत ही खूबसूरत किताब है प्यार का पहला पंजाब। पंजाब की तारीख है, पंजाब की खूबसूरत जो कहावतें हैं, उसका पाकिस्तान पंजाब का जो खूबसूरत कल्चर है, सकाफत है, हर पहलू पे इस किताब में बात की गई है। और तार साहब, आपसे पहला सवाल पंजाब के हवाले से, और पंजाब के हवाले से आपके नावलों में भी बहुत तफसीली जिक्र मिलता है। पंजाब के साथ आपकी जो मोहब्बत है वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तार साहब, जो पंजाब के हवाले से जो सबसे पहला मेरे ज़हन में सवाल आता है वो तो ज़ुबान के हवाले से आता है कि पंजाबी, जिसको दुनिया की नवीं बड़ी ज़ुबान का दर्जा हासिल है, दुनिया की नवीं बड़ी ज़ुबान है पंजाबी। आपने खुद भी पंजाबी के हवाले से कुछ खदशात का भी इज़हार किया है और आपने एक हवाला दिया है कि आ वेख सुखंदिया वारिसा तेरे झंडियाले दी खैर, और बड़ी आपने तफसील से लिखा है। तो दुनिया की इस नवीं बड़ी ज़ुबान को क्या ख़तरा है? क्या ये पंजाबी रह जाएगी, पंजाबी बह जाएगी? पंजाबी ज़ुबान इतनी खूबसूरत ज़ुबान है, इतना इसका स्ट्रॉन्ग और मजबूत और बहुत ही तासुर भरा एक्सप्रेशंस और वो तमाम चीज़ें जो हैं ज़ुबान का हिस्सा हैं। लेकिन जब हम एक ख़ास जाविये से देखते हैं कि पंजाबी बोलने वाला आजकल, यानी आजकल देखते हैं कि पढ़ा लिखा आदमी उसको तस्वुर किया जाता है जो उर्दू या अंग्रेज़ी बोलता है पंजाब में, और पंजाबी के हवाले से एक इज्तनाब, एक हेजिटेशन, हिचकिचाहट और जिसको कहते हैं एक शर्मसारी की सी कैफियत हमें नज़र आ रही है। तो बच्चे जो है वो हम उनको, जो आने वाले बच्चे हैं, मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, ये तो पंजाबी बाकायदा सिखा ही नहीं रहे। तो आप ये समझते हैं कि पंजाबी जो है ये रह जाएगी और पंजाबी के सर्वाइवल को बहुत बड़ा ख़तरा है? दुनिया की इस नवी बड़ी ज़ुबान को जो है ये ख़तरे से दो चार हो सकती है? वकार, पंजाबी जो है वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेजेस ऑफ सब कॉन्टिनेंट जी, यानी इसकी तारीख ऑलमोस्ट 2-2.5 हज़ार साल पहले तक जाती है। इसमें संस्कृत की भी आमेज़ है, पर्शियन की भी है बाद में। तो बाकी ज़ुबानों का मुझे नहीं पता, लेकिन पंजाबी इसलिए सरवाइव करेगी कि ये इसका लिटरेचर बड़ा स्ट्रॉन्ग है और इसके बोलने वाले बहुत हैं, 9th बिगेस्ट लैंग्वेज है। और ये तय है कि मैंने हमेशा ये कहा है कि पंजाबी इस मामले में, मैं तो यही कहूँगा कि बदकिस्मत है कि वो अपनी ज़ुबान को, अपने कल्चर को ओन नहीं करते, उस पर शर्मिंदगी का इज़हार करते हैं। सो मच सो कि भाई एक मजहबी जमात के अमीर ने ये कहा था कि पंजाबी तो सिर्फ गालियाँ देने के लिए मुनासिब है। तो मैंने तब एक कॉलम लिखा था कि हज़रत सुल्तान बाहू से किसी ने पूछा कि हज़रत आप अरबी भी लिखते हैं, फ़ारसी भी लिखते हैं, लेकिन कलाम आपका पंजाबी में होता है। तो उन्होंने ये कहा था कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला से बातें करने के लिए सबसे खूबसूरत ज़बान पंजाबी है, इसलिए ये वो पंजाबी है। चुनांचे इसका सर्वाइवल का कोई ऐसा मसला नहीं, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन ये है कि भाई दूसरे पंजाब के लोग जो हैं वो जिस तरह उसको ओन कर रहे हैं, यूल बी अमेज्ड टू नो कि पंजाबी राइटिंग्स के हवाले से कनाडा वगैरह में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो 50-50 लाख रुपया इनाम दे रही हैं बेहतरीन किताबों पे। अच्छा, यानी बाकायदा एक जो है तंजीमें मौजूद हैं। दूसरा ये है कि आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस शुरू हो रही है पंजाबी के हवाले से। अब बच्चों को पंजाबी लोग सिखा रहे हैं। और मैंने हमेशा कहा है कि मैं कभी भी इनको प्रोविंशियल लैंग्वेजेस नहीं कहता, ये नेशनल लैंग्वेजेस, क्योंकि नेशन तो कंप्राइज करती है ना कि बलूचिस्तान पे या सरहद पे खैबर पख्तूनख्वा, ये तो यही नेशन है। तो यहाँ की जो ज़ुबानें हैं वो नेशनल ज़ुबानें, उर्दू का कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं कि ये हमारी राब्ते की ज़ुबान है, सरकारी ज़ुबान है। और दूसरी बात जो है, कई लोग तनाज़ा खड़ा करते हैं कि जी पंजाबी को उर्दू से ख़तरा है या उर्दू को पंजाबी से ख़तरा है। ऐसा हरगिज़ नहीं, क्योंकि ये दोनों बहनें ही हैं, एक किस्म की शायद सौतेली हों। उसके बाद असल बात जो है कि ये क्रिएटिव ख़ित्ता है पंजाब, वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव जो है प्रोविंस कह लें या ख़ित्ता ज़मीन है सब कॉन्टिनेंट। आप देखें कि बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री में मेजॉरिटी आपको पंजाबी की मिलेगी, और दिलीप कुमार और राजपूर पठान नहीं थे, यानी पश्तून नहीं थे,
दे वर हिंदको स्पीकिंग विच इज़ पार्ट ऑफ पंजाबी। इसी तरह जितना बड़ा अदब क्रिएट हुआ, मसलन एक खातून आई लिंडा वेंटिंग, वो उर्दू शॉर्ट स्टोरी पे काम कर रही थी, PhD कर रही थी, तो मेरा नाम भी था उसमें। तो उनका पहला सवाल ये था कि आप नसरी क्यों लिखते? तो मैंने कहा कि क्योंकि मैं पंजाबी हूँ। उसने कहा कि अगर आप इसको एलेबोरेट करें। मैंने कहा एलेबोरेट ये है कि मैं शुरू हो गया कि सिवाय कुरतुल-ऐन हैदर के जो जायंट और महाअदीब हैं वो सब के सब पंजाब से, मैं उनको मतलब अब यहाँ गिनाना आप लोग जानते ही हैं। तो ये बहुत क्रिएटिव खित्ता है और इस क्रिएटिव खित्ते की ज़ुबान पंजाबी है और वो पंजाबी ज़ुबान जो है वो ये ज़रूरी नहीं होता कि सरकारी सरपरस्ती हो। रंजीत सिंह की सरकारी ज़ुबान फ़ारसी थी, मुग़लों की फ़ारसी थी, उससे पहले भी कभी भी पंजाबी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं हुई। उसके बावजूद वो ज़ुबान सरवाइव कर रही है, बल्कि वो उसमें दुनिया का बड़ा लिटरेचर पैदा हो रहा है। चुनांचे पंजाबी में जो वो फोर्स है जो शाह हुसैन का है कि आज से 400 साल पहले ऑलमोस्ट शाह हुसैन गुजरे और उन्होंने माए नहीं मैं किन्नू आखा दर्द वो छोड़े दा हाल नहीं। आप देखें, आपको समझ आ रही ना आज, इसलिए कि आज से 400 साल पहले भी पंजाबी एक डेवलप्ड लैंग्वेज थी। तो इसके सर्वाइवल का कोई ऐसा खदशा नहीं है कि भाई ना हो। जी 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 बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब, हम जब दूसरी तरफ देखते हैं कि बड़ी खुशी होती है कि मतलब पश्तो जो है वो बड़े फ़ख्र से बोली जाती है, बहुत ही खूबसूरत ज़ुबान है। सिंधी जो है वो एक मिठास भरी बड़ी खूबसूरत ज़ुबान है, उससे भी कोई ऐसा इज्तनाब बिल्कुल भी नहीं है। और इस तरह अगले बल्तिस्तान में चले जाएँ तो शिना है, बर्शिस्की है, इस तरह सारी जो लैंग्वेज हैं उनके साथ ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि लोग बड़े फ़ख्र से बोलते हैं। पंजाब के अंदर एक थोड़ा सा तो आपको एक चीज़ नज़र आती है ना कि जैसे एक आप उर्दू बोलते हैं या अंग्रेज़ी बोलते हैं तो आप पढ़े लिखे फ़र्द हैं, जबकि आप जैसी पंजाबी बोलते हैं तो जैसे आप कोई जाहिल शख्स हैं। और मज़ीद ये कि पंजाबी जो ख़ानदान है वो ख़ुद अपने जो बच्चों को इरादतन इंटेंशनली वो उर्दू या अंग्रेज़ी की तरफ लेके जाते हैं। और मतलब ये कि कहीं बच्चा जो है किसी महफिल में बोल ना पड़े पंजाबी, तो ऐसा ना हो कि कोई ऐसा तासुर जाएगी ये कैसा बच्चा है, ये भी कैसा पढ़ा लिखा बच्चा नहीं है। जो इस तरह का एक अमूमी से एक रवैया तो हमें बिल्कुल नज़र आता है। मतलब पश्तून जो है आपस में बैठ के पश्तो में बात करते हैं, बलोच करते हैं, सिंधी बहुत प्राउडली वो करते हैं, पंजाबी अलबत्ता झिझक महसूस करते हैं और वो अपना इजहार अंग्रेज़ी में या उर्दू में करते हैं। और उसकी शायद बुनियादी वजह एक और भी है, क्योंकि एक मुश्तरका ज़बान चाहिए थी तहरीक पाकिस्तान के हवाले से तमाम मुसलमानों की, और यही फ़ैसला हुआ कि उर्दू जो है, लेकिन हमने और उर्दू भी ने सर्वाइव किया तो पंजाब में किया ना। मतलब है कि ये एक जो थीसिस है वो तो पैदा ही पंजाब में हुई, इसकी परवरिश ही हमने की है। और जिस तरह एक जगह कोई कीनोट एड्रेस था तो बात हुई जोश मलियाबादी की, जिन्होंने लिखा है कि भाई उर्दू तो हमारे घर की लौंडी है। तो मैंने अर्ज़ किया था, मैंने कहा जी बिल्कुल आप उसके साथ लौंडियों जैसा सलूक करते हैं, हम उसको महबूबा समझते हैं। तो पंजाबी उर्दू को महबूबा समझते हैं और उसी तरह उसके साथ मोहब्बत करते हैं। तो उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है इनके दरमियान, जैसा कि जो फोर्स किया गया ना कि उर्दू आप बोलें और उर्दू में ही लिखें, उर्दू पढ़ें, तहरीकें वगैरह, तो कोई भी ज़ुबान नाफिज नहीं की जा सकती। पंजाबी कभी नाफिज नहीं की गई। लेकिन मुझे अगर आप ज़ाती तौर पे पूछें तो मैं ये समझता हूँ कि भाई बहुत सारे नावल मेरे ऐसे हैं, मसलन बहाओ है या इवन राख है, अगर मैं पंजाबी में लिखता तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिखता। लेकिन उस ज़माने में जब अभी पंजाबी मेरे अंदर पूरी तरह ज़िंदा थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उर्दू का गलबा आ गया। चुनाचे एक जो मेरा प्रेजेंट प्रोजेक्ट है वो भगत सिंह की ज़िंदगी के हवाले से एक नावल है, मैं पढ़ना दिल्ली दे किंगरे उसका नाम है। और वो मुझे मुश्किल पेश आई लिखते हुए, क्योंकि 50 साल का फासला था उर्दू और वो सारा मेरा इजहार उर्दू में आ रहा था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने याद करना शुरू कर दिया अपनी खालाओं को और अपनी फूफियों को, अपनी वालदा मोहतरमा को, कि वो कौन से लफ्ज़ बोलती थी। और आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें, वो जो लफ्ज़ मुझे याद आते चले गए। यूँ मैं समझता हूँ कि मेरी वालदा को गुजरे हुए 25 साल हो गए हैं और वो मेरे करीब आ गई
उस ज़ुबान के हवाले से, तो ज़ुबान के हवाले से आई, यानी ये वो ज़ुबान है कि जो मादरी ज़ुबान है तो उसके बग़ैर आप मुकम्मल नहीं हो सकते। जिस तरह मैंने मुवल काबे शरीफ रखा नाम अपने हज के सफ़रनामे का, तो कुछ लोगों ने कहा जी कि सफ़रनामा तो उर्दू में, तो मैंने कहा कि जी बात ये है कि मेरी नानी ने जब मुझे नमाज सिखाई थी, नानी जान ने, तो उन्होंने नियत इसी तरह करनी सिखाई थी कि भाई इतने रकात नमाज और फ़र्ज़ और मुवल काबे शरीफ। तो आई फील कि नियत सिर्फ मादरी ज़ुबान में ही हो सकती है। तो जिस ज़ुबान में नियत नमाज की हो वो जाहिर है कि आपके नज़दीक तो वही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। बिल्कुल। तार साहब, आपने पहले सफ़े पे एक लिखा है कि पंजाब के 5 दरियाओं के नाम जिनके पानियों ने मेरी तख्लीक की, खेती को सदा सैराब किया, हमेशा सरसब्ज रखा, कभी बंजर ना होने दिया। तो जब भी आप तख़य्युल में पंजाब को लाते हैं तो पंजाब यानी 5 दरिया ही आपके ज़हन में आते हैं? मतलब अभी भी गो कि अब ऐसा है नहीं, 3 दरिया हैं। देखिए, सरस्वती भी खुश्क हो गया, हाकला भी खुश्क हो गया, और भी कई नदियाँ होंगी जो खुश्क हो गई जी। लेकिन वो सरजमीन का हिस्सा रहती हैं, और वो दोनों सतलुज और ब्यास बेशक आलमोस्ट खुश्क हो चुके हैं, लेकिन उनकी नमी तो बाहर तौर बरकरार रहती है ना, और आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते। अब ये 5 आब है, 5 पानी है, तो उनको सेयाब भी नहीं कह सकते। चुनाचे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि वो दरिया हैं या नहीं है, वो हमारे अंदर बहते हैं। नाज़रीन, टाट साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो प्यार का पहला पंजाब के हवाले से जारी है। प्यार का पहला पंजाब, क्या खूबसूरत नाम है, और इस किताब में बड़ी खूबसूरत और बड़ी मोहब्बत के साथ जो पंजाब का जिक्र किया गया है, पंजाब की रवायात का जिक्र किया गया है, पंजाब की लोक दानिश का जिक्र किया गया है, सूफिया का तज़किरा है, और जो हमारी रवायात हैं, सकाफ़त है, ज़ुबान है, शायरी है, इन तमाम चीज़ों को मतलब इकट्ठा करके पंजाब को बड़ा ही खूबसूरत अंदाज से बयान किया गया। प्यार का पहला पंजाब के वाले से हमारी जो गुफ्तगू है वो तार साहब के साथ जारी है। प्यार का पहला पंजाब के वाले से बहुत सारे सवालात हैं जो हमने तार साहब से पूछने हैं। अगली किस्त में फिर मुलाकात होती है। देखते रहिए निकले तेरी तलाश। तो आ गया वो शाहकार जिसका था इंतजार। हम कुछ यहाँ पे बेच नहीं रहे हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं हमारे पास, हम तो तशहीर कर रहे हैं कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस की, जिसको आज मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया गया है। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी। आज से ग्रीन लाइन बस सर्विस जो शहरी हैं उनको दिन भर की सफरी सहूलियात फराहम करेगी, जिस मकसद के लिए बनाई गई थी। पहले इसको महदूद पैमाने पर शुरू किया गया था, अब महदूद खातेगार के बजाय सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक सरजानी नुमाइश ये रवां दवा रहेगी। जो आजमाइशी मुद्दत है वो मुकम्मल हुई और कराची में अब बाकायदा तौर पर पीर से इसका आगाज कर दिया मुकम्मल फाल कर दी जाएगी। और ग्रीन लाइन बस सर्विस महदूद और औकात कार की बजाय सुबह 7 से रात 10 बजे तक सरजानी नुमाइश रवा दवा रहेगी। 80 जदीद हाइब्रिड बसों का मुकम्मल जो बेड़ा है तमाम स्टेशन पर स्टॉप करेगा और मुसाफिरों को हर 5 मिनट बाद बस मैसर आएगी। कराची में होगा ये कराची में होगा और शहरियों ने ग्रीन लाइन बस सर्विस के मुकम्मल फाल होने पर खुशी का इजहार किया। उससे कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो मसाइल है, जो बहुत मेजर मसला है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, उसके हल में एक अहम पेशरफ्त करार दिया है। वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम ग्रीन लाइन बस है वो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का किराया कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 55 रुपये है, जबकि टिकट स्टेशन पर डेबिट कार्ड और मोबाइल वॉलेट से भी टिकट खरीदे जा सकते हैं। और 25 दिसंबर से आजमाइशी तौर पर 20 बसें सुबह 8 से दिन 12 बजे तक चलाई जा रही थी और अब ये मुकम्मल तौर पर फाल कर दी गई है। काशिफ हुसैन हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे। वो पहले भी अपडेट कर चुके थे इसके रूट्स के हवाले से और दीगर मामलात को लेकर। अब ये काशिफ जो शहर कायद के बासी उनके लिए मुकम्मल तौर पर फाल कर दी गई है, क्या इंतजाम है? और एज पर आर इन्फॉर्मेशन आपने हमें बताया भी है कि आपने इसमें ट्रेवल करके भी देखा है। सो ओवरऑल बताइएगा क्या अभी तक तो पान मान नहीं फेंका किसी ने अंदर, काशिफ भाई? जी बिल्कुल। कराची के जो तरक्की के नशेब फराज हैं, जो बल्दियाती मसाइल हैं, मैं उनका खुद एक यानी शाहिद विक्टिम भी रहा हूँ। और अब जब फैसिलिटीज़ आ रही हैं, सहूलतें आ रही हैं, तो मैं इससे फ़ायदा भी उठा रहा हूँ। तो शहरियों की पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट और ओनरशिप बहुत ज़रूरी है इस तरह के मंसूबों के लिए। जब कराची जैसे शहर में तरक्की का अमल रुक गया था, कई दहाइयों तक रुका रहा, लेकिन ये पहला प्रोजेक्ट है। लग ये रहा है कि कराची में जो
तरक्की का सफ़र रुका था अब वो बहाल हो गया है और हमारी दुआ है इंशाल्लाह ये अमल चलता रहेगा। पूरा पाकिस्तान कराची के साथ जुड़ा है, जब कराची चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है। ये सफ़र तरक्की का इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगा। मैंने खुद सफ़र किया है ग्रीन लाइन बस सर्विस में सफ़र करने के बाद जब नुमाइश के स्टेशन पे, अंडरग्राउंड स्टेशन पर शहरी निकलते हैं, मैं खुद भी पहली मरतबा बहुत हैरान हो गया था कि ये बस ने मुझे कोई मुल्क से बाहर दुबई तो नहीं पहुंचा दिया, किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में तो नहीं निकाल दिया। मैं हैरत से पूरा ये स्टेशन सब कुछ देख रहा था। अच्छा। माशाल्लाह ये वफाकी हुकूमत ने देर से हुआ प्रोजेक्ट, लेकिन ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि लोगों को आना चाहिए, सफ़र करना चाहिए। मज़े की बात यह है कि 4 मज़ीद लाइन्स जो होंगी वो कराची में इसी जगह आकर रुकेंगी। उनके लिए टर्मिनल स्टेशन तैयार कर दिए गए। यहाँ पर 200 से ज़ायद कारों की यहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटी तामीर हो चुकी है। यानी लोग जो सिर्फ कम आमदनी वाला तबका नहीं बल्कि तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरह कारें रखने वाले लोग भी इस सहूलत से सफ़र करेंगे, अपनी कारें यहाँ लाकर छोड़ेंगे। और जब 4 मज़ीद लाइनें यहाँ मिल जाएंगी, शहर के किसी भी इलाके में 20 से 25 मिनट तक साफ़ सुथरी बसों में सफ़र करना उनके लिए बहुत आसान होगा। किराया बहुत इकनॉमिकल है। अगर देखा जाए तो ये 25 किलोमीटर का ट्रैक है, नुमाइश से लेकर सुरजानी तक था। 50 रुपये यानी कि 2 रुपये पर फी किलोमीटर, ये तो बाइक से भी सस्ता है। खास तौर पर मौसम सरमा में जब लोग यहाँ पे पारा जो है सिंगल डिजिट में आ चुका है, रात को लोग रुपए से दफातर से वापस जा रहे होते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी नेमत अच्छा, है। एक तो आज सुबह से यहाँ पर काफी एक तो काशिफ इस ग्रीन लाइन बस की मैं आपको दिल बता रहा हूँ, मुझे रावलपिंडी और लाहौर की मेट्रो बसेस से ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि कराची के लोग इतने अरसे से बेचारे महरूम हैं। सबसे बड़ा हमारा शहर है, तो हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि कम से कम इस शहर के अंदर भी किसी को इसका ख्याल आया और कोई ऐसी फैसिलिटी आई है। सो दिस इज रियली अप्रिशिएबल। अब दूसरा, आपने जो बाकी लाइंस का जिक्र किया, दो के अभी कहना बहुत कबल वक्त होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इससे जरूर एक चीज ट्रिगर करेगी सिंध गवर्नमेंट के लिए कि वो भी कुछ ना कुछ कर ले। जिन स्टेशंस के बारे में आप रिपोर्ट करते रहे हैं कि वो नामुकम्मल हैं, कुछ बरकी जीने जिन्हें एस्केलेटर्स कहा जाता है वो खराब थे, क्या उनको मेंटेन किया गया है? वो कहीं खुदा न खास्ता ऐसी तो नहीं चालू कर दिए गए? जरा उस हवाले से हमें आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ये पूरे ट्रैक के ऊपर अब भी बहुत सारे जो स्टेशन हैं वहाँ पर ये सहूलतें जिसे कहते हैं कि जो रिलेटेड सहूलतें वो नहीं हैं। मिसाल के तौर पर लिफ्टें नहीं लग सकी हैं, बरकी जीने फाल नहीं हुए। अच्छा। लेकिन कराची के लोगों के लिए ये नेमत है कि वो जीनों से चढ़ के भी, बस ट्रांसपोर्ट एक बड़ा मसला था, मोबिलिटी एक बड़ा मसला था, वो हल हो चुका है। लेकिन जो यहाँ पर सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है उसने ये कमिटमेंट अपना पूरा किया है। आज लग ये रहा है कि बाकी जो कमिटमेंट है कि तमाम स्टेशन के ऊपर बरकी जीने चलेंगे, लिफ्ट चलेंगी, वो भी ज़रूर पूरे होंगे। एक चीज़ और जो यहाँ काबिल ज़िक्र है कि अभी हाल ही में आला सतह का कल इजलास हुआ है यहाँ पर कराची इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, तरक्याती मनसूबों के हवाले से, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर उस कमेटी में शामिल हैं। असद उमर भी थे, वज़ीर आला सिंध भी थे, कानून नाफिज करने वाले इदारे, हमारे सिक्योरिटी इदारे भी थे। वहाँ पे भी इस मंसूबे को डिस्कस किया गया। सिंध हुकूमत की तरफ से सपोर्ट में कमी है इस मंसूबे के लिए, खास तौर पर जो स्टेशन के अतराफ तजावजात हैं, सफाई सुथराई का मामला है, इसके अलावा सिक्योरिटी का मसला है। सुरजानी का इलाका वो है जो कि गुंजान आबादी इलाका है, वहाँ पर कुछ ऐसी नेगेटिव सरगर्मियाँ हुई हैं कि जंगले जो इसके लिए लगाए गए उनको काट दिया गया। लोगों ने अपनी आमदोरफ्त आसान बनाने के लिए उसको काट दिया, गुजर रहे हैं, हादसा का भी खतरा है। जब ये वाक़यात पुलिस को रिपोर्ट किए गए जो कि सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, तो अब तक उसके ऊपर कोई पुलिस की तरफ से भी मदद नहीं आई। अच्छा काशिफ, क्विकली ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास लास्ट मिनट हम चाहेंगे, ओवरऑल ये जो आपने तमाम तरह इंतजाम बताए, एक मंसूबा कंप्लीट होना, उसका फाल हो जाना, अब बारी आती है कि इसको मेंटेन करना। जो स्टाफ है बेसिकली, इसकी मेंटेनेंस कितना इंपॉर्टेंट टारगेट होगी, क्योंकि आप खुद भी मेंशन करें कि सिंध हुकूमत की इसमें इतनी कंट्रीब्यूशन या हेल्प नहीं है वफाक के लिए, तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या इंतजामात हैं? देखिए, जिस तरह जो इस मंसूबे को जो ऑपरेट करी है, मुकम्मल तौर पर वफाकी हुकूमत का मंसूबा है। इसकी सिक्योरिटी अच्छी है, अच्छी फाल सिक्योरिटी एजेंसी यहाँ पर तैनात की गई है। उन पर इनफरादी उनको रिवार्ड दिया जा रहा है और पनिश भी की जा रही है उन गार्ड्स को कि अगर वो अपनी गफलत या कोताही करते हैं तो उनके ऊपर जुर्माना भी लगता है। तो इस वक्त इस पूरे ट्रैक के ऊपर हर स्टेशन के ऊपर 5 से 8 सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। टिकटिंग का अमला मिला लिया जाए तो 10 से 12 लोग बनते हैं। स्टेशन जो मरकजी स्टेशन है, यहाँ पर ख़वातीन भी मौजूद हैं। एक इन्फॉर्मेशन बूथ बनाया गया है, लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरीके से बसों में आपने सवार होना है, टिकट किस तरह लेना है, वॉक थ्रू गेट से किस तरह जाना है।
तो जो कंपनी मेंटेन कर रही है ठीक है वो काशिफ, थैंक यू वेरी मच, अपनी बहुत शुक्रिया। पहले दिन जब वैसे लाहौर में ऑरेंज लाइन बनी थी और मेट्रो बनी थी खास तौर पे, तो वो फ्री थी, लोग मेट्रो में फ्री ट्रैवल कर रहे थे, आई रिमेंबर। तो ऐसा कोई कारनामा पीटीआई ने नहीं किया, लेकिन कम अज कम बस मुकम्मल हो गई, लोग बरकी जीनों के बगैर ही चढ़ के बस में बैठना पड़ा, क्योंकि बेचारे इतने महरूम रहे हैं लोग यहाँ पे कराची में, एंड वी सो फील फॉर देम। और अल्लाह करे कि अब सिंध हुकूमत, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चूँकि आपकी वहाँ पे हुकूमत है, इश्तहारात तो आप चला रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, जो अपने कारनामे आप दिखा रहे हैं, ज़रा ये जो इतने अरसे से पेंडिंग बस प्रोजेक्ट्स हैं, कोई 3-4 डिफरेंट लाइंस हैं, उनको ज़रा मुकम्मल करें। एक तो करें जाते जाते, 2 साल में तो एक ही कर पाएंगे, ज़्यादा कहाँ से होंगी, लेकिन अगर कर सकते हैं तो बेहतरीन है, ताकि कुछ फ़ायदा हो। लेकिन कराची वालों बहुत मुबारक हो आपको, मुबारक हो। ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में बात करेंगे ऑपोजिशन जमातों की। तो पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ 27 फरवरी को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करके ना सिर्फ हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, बल्कि पीटीएम के महंगाई के मार्च के गुब्बारे से भी हवा निकाल दी है। मिनी बजट की मंजूरी के मामले पर पीपल्स पार्टी ने आज पार्लियामेंट हाउस में भरपूर एहतजाज करने का फैसला किया है और इसी सिलसिले में पार्लियामेंट में अलामती भूख हड़ताली कैंप लगाए जाने का भी फैसला सामने आ रहा है। पीपल्स पार्टी के तमाम MNAs और सेनेटर्स को हड़ताली कैंप में पहुंचने की हिदायत भी कर दी गई है, जबकि पीपल्स पार्टी और पीटीएम के दरमियान जो पार्लियामेंट के बाहर शदीद इख्तलाफात दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हैरानकुन तौर पर पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की क़यादत में पीपल्स पार्टी समेत अपोजिशन की जमातें मुत्तहद नजर आ रही हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से मुश्तरका हिकमत अमली भी बनाई जा रही है। इसी सिलसिले में आज शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान पार्लियामेंट हाउस में अहम मुलाकात भी हो रही है। जी बिल्कुल, ये अहम मुलाकात है और दिलचस्प भी है एट द सेम टाइम। इसमें दोनों रहनुमा पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत के खिलाफ जो हिकमत अमली है इस पर तबादला ख्याल करेंगे। दूसरी जानिब जो लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ हैं, उनका एक दावा सामने आया है। वो दावा बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं कि हुकूमत के जो कदम हैं वो डगमगा रहे हैं, हुकूमत किसी भी वक्त जा सकती है, गिर सकती है, इसके जाने के असबाब पैदा हो चुके हैं। और एहसन इकबाल तो कई दफ़ा कह चुके हैं कि हुकूमत का जाना, शाहिद खान अब्बासी साहब भी, कि इनका जाना ठहर गया है। उधर मुल्की सियासत में पीटीआई के नाराज़ रहनुमा जहांगीर तरीन के जहाज़ के चर्चे फिर शुरू हो गए हैं। जो कि वीकेंड था तो हम इस पर कर नहीं सके, इसलिए हमने कहा कि ज़रा आज मेंशन कर ले। पिछले दिनों ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की साहबजादी की शादी की तकरीब हुई, जिसमें मुख्तलिफ सियासी शख्सियात तो थीं। जहांगीर तरीन साहब वहाँ पर पहुँच गए और जिस पर अयाज सादिक साहब भी थे, उनसे पूछा गया जहांगीर तरीन साहब से कि क्या आप PMLN तो ज्वाइन नहीं करे, तो उन्होंने कहा जी कि मुस्कुरा के उन्होंने इस बात को वेल लेफ्ट किया। तो दूसरी जानिब ये कहा गया कि एक वक्त आएगा कि इमरान खान साहब के सिवा सब मुस्कुराएंगे। और जहाज़ के बारे में उन्होंने कहा कि जहाज़ तो कहीं भी जा सकता है, किसी भी जानिब जा सकता है। सो जहाज़ का भी चर्चा है, मुस्कुराने का भी। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे पूछ मुस्कुराहट का राज क्या है या इसके पीछे क्या राज है, ये ज़रा आमिर ज़िया साहब सीनियर तजियाकार हमसे पूछे। आमिर साहब गुड मॉर्निंग। वैसे तो एक लाइन है गाने की, मुस्कुराने की वजह तुम हो। जहांगीर तरीन साहब के मुस्कुराने की वजह क्या है और इस मुस्कुराहट के पीछे क्या राज आपको लगता है? वो कहते हैं जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। तो अब खैर इस पर कहसाराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये जो आपने बात की कि फिर पेशगोई हो रही है कि जनाब हुकूमत के जाने का वक्त आ गया, ये हम पेशगोइयां सुन रहे हैं जब से हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई है और 40 महीने हो गए, मतलब 3 साल 3.5 साल के करीब हो गए हैं। अच्छा, अब इसमें एक बहुत कई अहम सवालात हैं कि हुकूमत अगर जाएगी तो कैसे जाएगी और उसका नतीजा क्या होगा। अच्छा, दूसरी तरफ जो हिज़्ब इख्तिलाफ के भी खिलाड़ी बैठे हैं, उन्हें भी पता है कि जी अगर आप प्रीमेच्योरली इमरान खान साहब को रुख्सत कर देते हैं तो इमरान खान साहब जो है वो एक तो उनके पास एक सियासी शहीद बन जाएंगे और फिर वो ज्यादा एक कहते हैं ना जोरदार तरीके से कोशिश करेंगे कि दोबारा इंतखाबात में आए। और जब सबको पता है कि जी 1.5 साल रहेगा, उसके बाद 2022 का ही तो साल है, फिर उसके बाद तो इंतखाबात का खेल शुरू हो जाएगा। तो उसमें मेरे ख्याल में इस हद तक नहीं जाएंगे कि आप स्ट्रेस कर दें इस पूरे सिस्टम को कि जनाब जिसकी वजह से ये भी खदशा होता है कि तो आमिर साहब, सियासी रहनुमा ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब सियासी शहीद ना हो, ये शहादत अवाम के हिस्से में आए महंगाई की सूरत में, बदअमनी की सूरत में। नहीं हो सकता है, मतलब ख्वाहिश तो खैर बहुत सारी होंगी, लेकिन मैं नहीं समझता कि अवाम को हमेशा देखिए कोई क़यादत फराहम करता है, अवाम खुद कुछ नहीं कर देती। तो यहाँ पे जो क्यासाराइयाँ हो रही कि जी इमरान खान की हुकूमत जारी, देखिए शिकायतें बेशुमार हैं उनसे और वही महंगाई भी है और जनाब गवर्नेंस के भी इशूज हैं, बहुत सारे और हैं, फॉरेन पॉलिसी की भी चैलेंजेस हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप क़ब्ल वक्त हुकूमत को रुख्सत कर देंगे तो आप क्या रिवायत डाल रहे होंगे। बड़ी मुश्किल से 2002 से हमारी ये सिलसिला चला है कि हुकूमत ने अपना मुद्दत जो है वो पूरी की है। तो मैं नहीं समझता कि अगर मैं ये भी देखूँ ना कि आप प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं कि जनाब माजी में हुकूमतें अगर जाती रही हैं तो या तो
इदारों के माबैन लड़ाई होती है, वो फैक्टर इस वक्त नहीं है। हिज़्ब इख्तिलाफ जो है उसके पास कोई मुतबादिल प्रोग्राम नहीं, हुकूमत को रुखसत कर दें, लेकिन उसके बावजूद जो उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है ठोस के वो उसके जवाब में लेकर आए। फर्ज करें कि अगर आप कहते हैं जी हमें इख्तियार आज मिल जाता है हुकूमत इसको, हिज़्ब इख्तिलाफ को, पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, तो इनके पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है कि जिसके जरिए तब्दील कर देंगे चीजों को, तो हमें वो नजर नहीं आते। जैसे फाइनेंस बिल की अगर आप बात करेंगे, वो मुखालफत कर रहे हैं तो ऑल्टरनेट देने से कासिर है, हम भी मुखालफत कर रहे हैं और हमारे पास भी लेकिन कोई ऑल्टरनेट नहीं है। ये सारी चीजें हैं, तो मेरे ख्याल में हमारी धुन ज्यादा है, धूल ज्यादा उड़ाई जा रही है, लेकिन उसके असबाब इतने मजबूत नहीं है अभी तक। और यही मैं आपको याद दिलाऊं, पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत 2008 से 13 तक का, उसमें भी यही सूरत हाल थी, लेकिन हुकूमत ने अपनी मुद्दत पूरी की। फिर नवाज शरीफ साहब खुद हट गए, लेकिन उनकी पार्टी ने हुकूमत पूरी की। जी ठीक हो गया। आमिर साहब, पीपल्स पार्टी के मार्च से पहले मार्च के ऐलान की अगर हम बात करें, बिलावल भुट्टो ने 27 फरवरी को इस हवाले से कहा है, आपको लगता है कि जो पीडीएम का मोटो था कि उन्होंने मार्च में महंगाई के खिलाफ मार्च करना है, तो ये पीपल्स पार्टी का ये फैसला उन पे असरअंदाज हो सकता है उनके मार्च पर? नहीं, जाहिर है कि दबाव पड़ेगा, पीडीएम पे दबाव पड़ेगा, और लेकिन पीडीएम पे सिर्फ दबाव का मतलब यही नहीं होगा। हो सकता है कि फजल रहमान साहब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, लेकिन नून लीग जिस तरह से एहतियात से चल रही है, नून लीग में रिस्ट्रेन्ड एग्रेशन है कि वो एक कहीं जारहानापन भी दिखाते, लेकिन वो फिर इतना आगे नहीं जाते कि सिस्टम खराब हो जाए। पीपल्स पार्टी के भी यही है। मैं समझता हूँ कि इन सियासी जमातों की, दो बड़ी सियासी जमातों की पोस्चरिंग ज्यादा है। हकीकी मानों में आप ये देखें कि वो जो है ऐसे इक़दाम करने से गुरेजा है कि जिससे चीजें खराब हो जाए। फिर मैं बात करता हूँ कैपेसिटी के इश्यूज भी हैं। पीपल्स पार्टी क्या मोबिलाइज कर सकती है पूरे मुल्क में एहतजाज बहुत बड़ा? यकीनन वो कुछ हजार लोग, 10-15 हजार लोग, 20 हजार लोग ला सकते हैं, लेकिन या 30 हजार लोगों का मार्च कर दें, लाख का कर दें, लेकिन जाहिर है कि 22 करोड़ का मुल्क है, उसमें आपके पास इतनी कुव्वत नहीं है कि ये पंजाब को बंद कर सके। पीपल्स पार्टी नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी जो है सिंध में सब बैकफुट पर है कि जितनी तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें, जमात इस्लामी से लेके मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, पीएसपी हो, पीटीआई हो, जो उनका जो अपना घर है वो खराब सूरत हाल में है कि जो शहरी सिंध है वो बहुत नाराज है पीपल्स पार्टी से। तो जब उनके अपने ऊपर इतनी ज्यादा तनकीद हो रही है, पीपल्स पार्टी के कौन से गवर्नेंस के इश्यूज नहीं है? मेरे ख्याल में 13 बरस उनको मिले हैं सिंध में, जो उन्होंने देही सिंध के साथ और शहरी सिंध के साथ सितम ढाए हैं, और जो मिसमैनेजमेंट और मुबैना बदनवानी, मुबैना का मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं, जो बेईमानी है, जो करप्शन है, तो उसने मतलब है कि आप सोचिए, और जहां कंसेंसस बिल्ड करके आप बढ़ सकते थे आगे, वे लोग नहीं बढ़े। ठीक है। अच्छा, एक सवाल 2-3 दिन से मेरे जहन में था, एंड ऑब्वियसली एक जर्नलिस्ट से ही पूछना वो बनता है, दैट्स व्हाई आई जस्ट केप्ट दिस अवे फ्रॉम द पॉलिटिकल लीडरशिप जिनसे हमारी बात हुई। ये जो रीसेंट मरी का वाकया हुआ है, इसके अंदर एक तो जो नेग्लिजेंस और दीगर मामलात है वो तो है, लेकिन आप जैसा एक टूरिज्म के हवाले से एक नैरेटिव रहा है तहरीक इंसाफ का, और वो गलत नैरेटिव नहीं है, हम उसको सपोर्ट करते हैं कि टूरिज्म पाकिस्तान को बहुत रेवेन्यूज दे सकता है, पाकिस्तान इज अ हेवन फॉर द टूरिस्ट अगर इसमें यहाँ पे सिस्टम स्ट्रीमलाइन हो। इस नैरेटिव के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं आ गया आपके ख्याल में? इस वाकये ने इस नैरेटिव को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है इस सूरत हाल के बाद? सिर्फ सवालिया निशान नहीं पड़ा, बल्कि मेरे ख्याल में धचका लगा है उस बात को। एक देखिए, बहुत सारे लोग जो इस मुल्क में चाहते हैं कि सयाहत का फरोग हो, लेकिन उसके साथ साथ ये होता है कि इको फ्रेंडली सयाहत हो। आप मतलब एकदम उन इलाकों को खोल दें और वहां पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम ना करें, और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर वहां की जो कुदरती हुस्न है उसको पामाल किया जा रहा हो। जैसे मरी को तुमने देखा, इस हुकूमत से पहले ही मरी तो इतना ज्यादा कमर्शलाइज हो चुका है और इतना ज्यादा वहां पे एनवायरमेंट डैमेज हो चुका है। अच्छा, अब जहां जहां सड़क बना रहे हो, जहां जहां तरक्याती मंसूबे लेके जा रहे हैं, वहां वहां आप एनवायरमेंट का ख्याल नहीं कर पा रहे। जाहिर है कि बाहर से भी इन्वेस्टर आ रहे हैं, फिर वहां जो लोकल हैं उनको भी जाहिर है कि मौकों की तलाश है। फिर हमारी रेगुलेशन तो आप कराची जैसे शहर में उसको आप नाफिज नहीं कर सकते, तो वो वायलेट होते हैं। तो हमारी मेरे ख्याल में हमने अमूमन ये करते हैं, हमारी हुकूमतें, सिर्फ ये पीटीआई नहीं, हर हुकूमत ने किया कि वो मतलब एक गाड़ी के पीछे वो बांध देते हैं जो है घोड़ा जो होता है, तो उसमें इनकी तैयारी इतनी नहीं होती जितना ये लोग शोर मचा देते हैं। तो आप पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एक संजीदगी चाहिए होती है कि आप एक पॉलिसी मरबूत लेकर आते हैं, आप इस बात को यकीनी बनाते हैं कि वहां पर जनाब यकीनी उसके अंदर जो है डैमेज कंट्रोल हो रहा हो, एक एनवायरमेंट जो है वो खराब ना हो रहा हो, दरख्त ना रहे हो, स्ट्रीम्स हमारे गंदे ना हो रहे हो, वहां की लोकल पॉपुलेशन का जो रहन सहन है उसको जो है तब्दील ना किया जा रहा हो। और फिर आप इतना प्रोपेगेंडा करते हैं तो हर आदमी जो है वो समझते हैं गाड़ी उठाई और हम चल पड़े। फिर पहाड़ों की ड्राइविंग का अपना एक तरीका कार होता है।
आप फर्ज करें मैं कराची से आ रहा हूँ या मैं लाहौर से आ रहा हूँ, मैं मैदानी इलाकों में गाड़ी चलाता हूँ, सीधा पहाड़ में रहने का, चलने का एक सलीका होता है, गर्मियों में भी, ना कि फिर आप सर्दियों में बरसात में जाएं। तो उसके अंदर भी जाहिर है कि हमारे लोग, मुझे याद है कई मतलब मरी आगे इत्तेफाक हुआ, तो वहां पर मैं देखता हूँ जो आते हैं लोग, उनको ड्राइविंग के बेसिक आदाब नहीं आ रहे होते। सब ये और जिम्मेदारी है कि कहीं ना कहीं उनको गाइड किया जाए। आमिर रज़ा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आप मौजूद थे और इस अहम मामले पे, दोनों सियासी मामलात में भी और इस एंगल से भी बात कर रहे थे। कुछ एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट नजर से गुजरी कि आइंदा ये हाल खुदा न खास्ता हमारे नॉर्दर्न एरियाज का भी हो सकता है, अगर वहां पे इंतजाम ना किया गया तो बजाय इसके कि कोई सानिया हो वहां पे इंतजाम किया जाए, नॉर्दर्न एरियाज को भी देखा जाए कि वो खराब ना हो और ऐसी सूरत हाल खुदा न खास्ता वहां पे ना हो। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। आपको पता तो चल ही गया होगा, हम आपको एक बार फिर श्रीनगर लिए जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम श्रीनगर की सैर करके आएँ बड़े दिनों के बाद। बचपन से सुनते आए हैं कि अगर रुए ज़मीन पर मिसले जन्नत कोई मकाम देखना हो तो कश्मीर देख लें। आज हम भी आपको इस जन्नत की सैर करवा रहे हैं। जन्नत नज़ीर वादी, ठंडे झरनों, बुलंद पर्वतों, सनोबर, चीड़, चनार, देवदार और ऊंचे ऊंचे दरख्तों से घिरी झीलों के नीलगू पानी, हसीन वादियों, वसीओ रेत, सरसब्ज मैदान, सफ़ेद चादर से ढके कोहसारों, रूई के गालों जैसी पड़ती बर्फ़, खूबसूरत फूलों की तरह आरास्ता कुदरत का हसीन शाहकार, ये वादी देखने वालों पर सहर तारी कर देती है। स्क्रीन पर चलती ये वीडियोस श्रीनगर की हैं, जहां कुदरत के हसीन नज़ारे दुनिया को ये बता रहे हैं कि वादी इस ज़मीन पर जन्नत की मिसल है। श्रीनगर में पड़ने वाली पहली बर्फबारी कुछ दिनों से जारी है, जिससे रातें ठंडी और पहाड़ों पर कुदरती सफ़ेद चादर काबिले दीद है। इन हसीन और दिलकश नज़ारों पर जमहूरियत के दावेदार भारत ने कब्जा जमा रखा है, लेकिन यहाँ के बासी इस कैद से आज़ादी चाहते हैं और मीठी सुर बिखेरती हवाओं में सांस लेना चाहते हैं, अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं और कुदरत इस तोहफे का शुक्र बजा लाना चाहते हैं। लेकिन भारत के जुल्म सितम ने इस जन्नत के बासियों को बंदूक की नोक पर खामोश रखने की भरपूर कोशिश में है। जंगल, झीलें और सरसब्ज मैदानों से घिरा श्रीनगर शहर मशरिक का वीनस कहलाता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि शहर में पड़ती बर्फ और अब्र रहमत इसके बासियों के लिए आज़ादी का सबब बने। ये ताज़ा तरीन मनाजिर हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो हमें अपने ज़राए से मौसूल हुए हैं और आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम आपको रोड टू श्रीनगर में, श्रीनगर के रास्ते आपको श्रीनगर के अंदर लेकर गए और ये मनाजिर आपको दिखाए। आई विश कि जिस तरह ये पहाड़ खूबसूरत हैं, जिस तरह यहाँ पे रहने वाले लोग खूबसूरत हैं, उनकी सोचें खूबसूरत हैं, वो सोचें आज़ाद हों और वो आज़ादी से अपने मुस्तकबिल का तयन करें। कश्मीर की नस्लें ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार चुकी हैं, अब इनकी आज़ादी का वक्त यकीनी तौर पे हुआ चाहता है। हम आपको बहरहाल श्रीनगर की सैर कराते रहेंगे, जो कि हमारे दिल के उतना ही करीब है जितना इस्लामाबाद या कोई और शहर। अभी हम आपसे इजाज़त लेंगे, आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे दीजिएगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।